जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन की भांति जो है आज भी हम एनालिसिस करेंगे प्रश्न का। तो देखिए आज का जो प्रश्न है 59 प्रश्न संख्या 59 से लेकर के आगे रहेंगे। लगभग हम 58 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग जो भी नहीं देखे हैं प्लीज़ वीडियो होम पेज पे जाइए और वहाँ से इनका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं वीडियो में लगभग इधर लगातार जो है सिविल सर्विस में जो प्री में जो पूछा था 2024 में जो पेपर, तो उसमें से GS का जो GS और सेट पूछते हैं, तो GS में सेट ए पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 58 सॉल्व कर लिए हैं, जिसका वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रश्न संख्या 59 से सॉल्व करते हैं। बैकग्राउंड में कुछ बाजा वगैरह का आवाज़ आ रहे होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं गाइस, यही को जीरोक्स भी है, उसके बाद जीरोक्स भी निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। तो चलिए तेजी में करना, फास्ट में थोड़ा खींचने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 59 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत जो है इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है, इसलिए कि भारत वास्तव में इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल यानी कि IGC का सदस्य है। IGC एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पे जो अनाज उनका व्यापार करता है, ठीक ना, तो वैश्विक स्तर पे अनाज व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसलिए कथन ये जो है क्या है, बिल्कुल सही है। अब कथन 2 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 2 कह रहे हैं कि चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए कोई भी देश है तो उनका जरूरी नहीं है कि वो इनका सदस्य हो तभी व्यापार कर सकते हैं। वो यदि इनका सदस्य नहीं भी है तो वैसा देश व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। तो इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक अनाज व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। किनको? तो सहयोग को, ठीक ना, और बाजार की पारदर्शिता बढ़ाना है। तो जबकि सदस्यता जो होता है जानकारी तक पहुंच और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है। तो किसी देश के लिए चावल और गेहूं का निर्यात या आयात करने के लिए यह एक पूर्व शर्त नहीं है। तो IGC के सदस्य ना होने वाले कई देश अंतर्राष्ट्रीय अनाज व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसलिए IGC गैर सदस्यों के लिए व्यापार आवश्यकताओं को विनियमित या अनिवार्य नहीं करता है। तो इस तरह से देखिए तो ये कथन गलत हो गया। अब आंसर मैचिंग करते हैं। तो केवल एक सही है, तो केवल एक ऑप्शन इनका ए सही हो जाएंगे। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 60। तो देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट है। ये प्रश्न 2019 का जब PYQ देखिएगा तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो 2019 में भी ये पूछा गया था और अभी 2024 में भी पूछे, ठीक ना। देखिए 2024 में जो 60 नंबर में प्रश्न थे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? नवीनतम समावेश के बारे में बोल रहे हैं जो कि हाल ही में हुआ हो, ठीक ना। तो बात करें छाऊ यानी कि छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य जो है इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ये कब किया गया था? तो 2010 में। और दुर्गा पूजा जो है कोलकाता दुर्गा पूजा, इनको 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। कितना? 2021। अब वही बात करते हैं गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य जो है ये गुजरात के गरबा को 2023 में, ये गुजरात का नृत्य जो है ये फेमस भी है, तो गुजरात के गरबा को 2023 में जो है यूनेस्को में जोड़ा गया था। कब? 2023 में जोड़ा गया था। वहीं कुंभ मेला का बात करें तो कुंभ मेला को 2017 में ही जोड़ लिया गया था। कितना में? 2017 में जोड़ लिया था। तो अब यहाँ प्रश्न कह रहे हैं नवीनतम समावेश। नवीनतम सबसे नया ताजा कौन है? तो 2023 ताजा यही है। तो ताजा इसका मतलब ऑप्शन सी इनका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 61। तो देखिए प्रश्न संख्या बहुत ही 61 ईजी है, आप लोगों को मालूम होंगे। ये पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं, आप लोग पहले समझ जाइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 61 कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले, देखिए कार्यभार संभालने से पहले, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो है संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। तो देखिए बहुत ही इजी मेरे ख्याल से प्रश्न है, तो आप लोगों को बता दें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और इसी बैठक में, ठीक ना, इसी बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग रखा था। सर्वप्रथम पहली बार पाकिस्तान का मांग जो है मुस्लिम लीग ने इसी बैठक में रखा था। प्रथम बैठक जो हुआ था कब? 9 दिसंबर
1946 को। तो इस बैठक में फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए कौन बना था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या सभापति चुना गया था। तो इन्होंने 11 दिसंबर 1946 तक पद संभाला, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद ये छोड़ दिए, ठीक ना। तो जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यभार नहीं संभालने के लिए सौंपा गया था, तब तक यही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर है? ये सी ऑप्शन है। अच्छा, ये मतलब बहुत को डाउट रहते हैं ना कि मान लीजिए सी राजा गोपालाचारी ही क्यों नहीं होंगे। तो बता दें, सी राजा गोपालाचारी जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी सभापति नहीं हुए, ठीक ना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के जो मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं इन्हीं को, ठीक ना। तो मुख्य वास्तुकार किनको माने जाते हैं? इन्हीं को। तो इसलिए ये भी नहीं है। अब टीटी कृष्णमाचारी, तो देखिए टीटी कृष्णमाचारी जो है ये एक प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे। इनका सही जवाब होगा आपका यही डीए होगा, ठीक ना। तब प्रश्न संख्या 62 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 62 कह रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल सही है। देखिए भारत सरकार जो ये अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय रियासतें शामिल होनी थी। हालांकि यह महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो लेकिन अधिनियम में इसका प्रावधान था, इसी वजह से ये क्या है? सही है। अब देखिए ऑप्शन बी करें, रक्षा और विदेशी संबंधित मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। ये बिल्कुल गलत बात है। रक्षा, ठीक ना, रक्षा और विदेशी संबंधित मामले जो है ये स्वयं अपने पास ही रख लिए थे, परिसंघीय विधानमंडल के पास नहीं दिए थे, ठीक ना। तो ये बिल्कुल गलत है। तो भारत सरकार अधिनियम जब 1935 में ये रक्षा की बात, इन सभी के बारे में चर्चा हुई, तो रक्षा और विदेशी मामला जो जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में रखा गया था, और इन्हीं आरक्षित विषय और इन्हीं को जो है आरक्षित विषय भी कहा जाता था। तो ये परिसंघीय विधानमंडल या निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं थे, केवल हस्तांतरित विषय ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में थे, ठीक ना। तो इस तरह से अब ऑप्शन को मिलान करें तो केवल एक सही है, तो केवल एक इनका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बाकी आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, तब तक थम्स अप कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 63, देखिए प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 63 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? याद रखिएगा, नाटककार भास की रचना है। ऑप्शन ए कह रहे हैं काव्य अलंकार। तो देखिए यह भामा द्वारा, किसके द्वारा? भामा द्वारा रचित एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, और ये शास्त्रीय ग्रंथ है, नाटक नहीं है। तो इस संबंध में काव्य के अलंकार से तो देखते हैं तो ये नहीं है। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन बी कह रहे हैं नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के बारे में बता दें, ये भरत मुनि द्वारा रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो नाट्य कला और रंगमंचों के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन भी करता है, ठीक ना। तो यह एक नाटककार की रचना नहीं, बल्कि नाटक के कला पर आधारित एक सैद्धांतिक ग्रंथ है। तो इस दृष्टि से ये नाटककार नहीं है, ये ग्रंथ हुआ। क्लियर है? अब देखिए मध्यम व्योग। तो मध्यम व्योग की बात करें तो ये भास सांस्कृतिक साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार हैं, जिनके कई नाटक उपलब्ध हैं, जैसे मध्यम व्योग इन्हीं के द्वारा जो है रचित एक एकांकी नाटक है, जो महाभारत की एक कथा पर आधारित है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी डी महाभाष्य, देखिए डी जो है यह पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है, ठीक ना। तो यह नाटक नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी केवल इनका सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी 63 का सही हो जाएंगे। बाकी प्रश्न संख्या 63 के बाद अब प्रश्न संख्या 64 को कवर करते हैं। उसके बाद ये लास्ट ही अंतिम है, क्योंकि अब जीरोक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम तो जीरोक्स तो कल ही निकालेंगे, ठीक ना। तो कल निकालेंगे तो फिर कल प्रयास करेंगे आगे प्रश्न सॉल्व करने का। तो प्रश्न संख्या 64 देखिए, प्रश्न संख्या 64 कह रहे हैं
संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? पहला ऑप्शन ए कह रहे हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र, तो समझते हैं पहले। प्रज्ञा पारमिता, ये जो है महायान, महान नहीं महायान, ठीक ना, ये जो है महायान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत सूत्र है, जो प्रज्ञा अंतिम ज्ञान की अवधारणा पर केंद्रित है। तो यद्यपि इन पर कई भाष्य लिखे गए हैं, तो संघभूति इनसे सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए क्या करें, विशुद्ध मग्गो जो है यह पाली भाषा में लिखा गया बुद्ध घोष द्वारा रचित एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक ना, जो थेरवाद परंपरा में थेरवाद परंपरा में ध्यान और बौद्ध सिद्धांत का एक विस्तृत विवरण देता है। तो इसका संबंध 4वीं शताब्दी के संघीभूत से नहीं है, तो इस लिहाजे ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, सर्वस्तिवाद विनय, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब कैसे सही हो जाएंगे, देखिए, संघभूति या संघभृद एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा की और उन्होंने सर्वस्तिवाद विनय यानी कि सर्वस्तिवाद परंपरा के भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह पर भाष्य टीका लिखा था, ठीक ना, इन्होंने ही टीका लिखा था और इन्हीं की यह टीका चीन में बहुत प्रभावशाली रही और चीनी बौद्ध धर्म में सर्वस्तिवाद विनय के अष्टाध्ययन नहीं होंगे, इनके अध्ययन होंगे सिर्फ, ठीक ना, विनय के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन ए सी ही सही है, ठीक ना। अब ये गलत है इसलिए कि ये जो है ललित विस्तर, ये बुद्ध के जीवन की एक महायान जीवनी है जो विशेष रूप से उनके संबोधित प्राप्त करने तक की घटनाओं का वर्णन करती है। तो यह एक सूत्र है, किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो भाष्य नहीं है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन यही होगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से हम क्लियर कर लिए लगभग आज 6 प्रश्न को सॉल्व किए, ठीक ना। तो आज कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, एनालिसिस किए प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। जो भी भाई नए हैं प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट ही भविष्य में हमको काम देंगे, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्टडी पे फोकस करते रहिए, लव यू, बाय, गुड नाइट।